उसने बिना इन्वेस्टिगेशन के ही सद्दाम के सभी साथियों को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ से आप इमेजिन कर सकते हो कि सद्दाम हुसैन कितना ज्यादा इंटेलिजेंट था। अचानक से पूरे इसराइल पर बमबारी की। पैसों की वजह से सद्दाम में इतना घमंड आ चुका था कि यही शायद सद्दाम की लाइफ का एक ऐसा फैसला था जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल के रख दिया। दुनिया के सबसे खतरनाक डिक्टेटर्स में से एक। मिडल ईस्ट का सबसे पावरफुल लीडर। सद्दाम हुसैन ये है इतिहास के सबसे कंट्रोवर्शियल लोगों में से एक, जहां कई लोग इन्हें एक हीरो की तरह मानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने खून से कुरान लिखवाया। इराक में फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, गरीबों के लिए घर तामीर करवाए, जॉब्स क्रिएट किए, ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया, आर्मी को इतना मॉडर्नाइज किया कि एटम बम बनाने के करीब थे। इराक के जीडीपी को चाइना से आगे लेके गया था और अपनी 25 साल लीडरशिप के अंदर दुनिया की ताकतों को लिटरली अपनी पाँव के नीचे झुका दिया था। वहीं पर वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा इनकी लीडरशिप पर क्रिटिसाइज किया जाता है कि कैसे इन्होंने अपनी सत्ता की भूख में दुनिया के करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। The security of the world requires disarming Saddam Hussein now. क्या सच्चाई है यहाँ पर? क्या ये एक ग्रेट लीडर थे या थे एक खूनी तानाशाह? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में सद्दाम हुसैन का पूरा इतिहास। सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को इराक के एक छोटे से शहर तिक्रित में हुआ। इनके फादर अब्दुल मजीद बासित सद्दाम के पैदा होने से 6 महीने पहले ही मर चुके थे और सद्दाम के पैदा होते ही उनका 13 साल का भाई कैंसर की वजह से दम तोड़ देता है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन में आकर उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। अब सौतेला बाप तो सद्दाम को मिल गया था, लेकिन उसने सद्दाम को इतना ब्रूटली टॉर्चर किया कि सिर्फ 10 साल की उम्र में ही वो इस सौतेले बाप के घर से भागकर अपने मामा के घर में रहने पर मजबूर हो जाता है। और यही शायद सद्दाम की लाइफ का एक ऐसा फैसला था जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल के रख दिया। उनके मामू एक आर्मी कमांडर थे और अरब नेशनलिज्म और सुन्नी प्रिंसिपल्स को बहुत ज्यादा मानते थे। अब इस पॉइंट को आप ध्यान में रखना, क्योंकि यही वो पॉइंट है जिसकी झलक आपको सद्दाम की पूरी लाइफ में देखने को मिलेगी। सद्दाम बचपन से ही रिलीजियस और मॉडर्न एजुकेशन में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट माने जाते थे और अपनी हाई स्कूलिंग उन्होंने बगदाद में ही कंप्लीट की। 1957 में 20 साल की उम्र में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़कर एक अरब नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम बास पार्टी था उसको ज्वाइन कर लिया। इन दिनों मिडल ईस्ट में एक रेवोल्यूशन की वेव चल रही थी और इसी से इंस्पायर होके एक साल बाद ही 14 जुलाई 1958 को आर्मी जनरल अब्दुल करीम कासिम इराक के बादशाह फैसल सेकंड के तख्त को ओवरथ्रो करके खुद सत्ता में आ जाता है। पावर में आने के बाद ही वो उन सभी टर्म्स एंड कंडीशन से मुकर जाते हैं जिनकी बिना पर उसे बास पार्टी और आर्मी का सपोर्ट हासिल था। इस वजह से गुस्से में आकर 7 अक्टूबर 1959 को सद्दाम अपने चंद साथियों के साथ जनरल कासिम के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट करता है, लेकिन ये अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रहता है। कासिम को पता था कि वो अपनी प्रॉमिस से हट चुका है, इसीलिए उसने बिना इन्वेस्टिगेशन के ही सद्दाम के सभी साथियों को मौत के घाट उतार दिया। सद्दाम किसी तरीके से सक्सेसफुली सीरिया भाग जाने में कामयाब हो जाता है। वहां से उसने इजिप्ट की सिटीजनशिप ले ली और इजिप्ट में ही अपनी लॉ की डिग्री को कंप्लीट किया। एक तरफ से सद्दाम की डिग्री कंप्लीट होती है और दूसरी तरफ से बास पार्टी 20 दिसंबर 1968 को जनरल कासिम के सत्ता को ओवरथ्रो करके खुद पावर में आ जाती है। जब सद्दाम को इस बात का पता चलता है तो उन्होंने अपनी डिग्री इजिप्ट में ही छोड़ के वापस इराक का रुख किया। अब चूंकि उन्होंने पिछली बार जनरल के ऊपर गोली चलाई थी, इसलिए उन्हें पार्टी में सबसे सीनियर और सबसे रेस्पेक्टेड पोस्ट पर तैनात किया जाता है। लेकिन सद्दाम का मन जब इससे भी नहीं भरा तो 16 जुलाई 1969 को उसने पार्टी के प्रेसिडेंट से जबरदस्ती इस्तीफा लेकर खुद अपने आप को पार्टी का प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया और यही से शुरू होती है सद्दाम के सत्ता की कहानी। 1 जुलाई 1972 को सद्दाम इराक की ऑयल इंडस्ट्री पर कब्जा करके उसे नेशनलाइज कर देता है। इराक की इकोनॉमी एलिवेट होने लगी, हर तरफ से खुशहाली फैलने लगी और वो जो कहते हैं कि ऊपर वाला जब भी देता तो देता छप्पड़ फाड़ के, ऐसा ही कुछ इराक के साथ भी हुआ, क्योंकि इन्हीं दिनों इजराइल ने इलीगली पैलेस्टाइन के ऊपर एक जंग छेड़ दी थी और सभी वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल के सपोर्ट में आ गई थी। इसी चीज को काउंटर करने के लिए सभी अरब कंट्रीज ने एक होकर वेस्ट के ऊपर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। यानी अरबों ने उन सभी
वेस्टर्न कंट्रीज को तेल सप्लाई करना बंद कर दिया था जो इजराइल के सपोर्ट में आ रही थी। इस वजह से तेल की कीमत आसमान छूने लगी। अब जब इराक में बहुत ज्यादा पैसे आने लगे तो सद्दाम ने वेलफेयर स्कीम्स, हेल्थ और एजुकेशन को फ्री कर दिया अपनी जनता के लिए। इराक में बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया और देखते ही देखते इराक का जीडीपी चाइना से भी आगे चला गया। इन्हीं रेवोल्यूशनरी पॉलिसीज की वजह से सद्दाम को न सिर्फ इराक में बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में एक हीरो की तरह देखा जाने लगा। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि स्लो सक्सेस बिल्ड्स कैरेक्टर एंड फास्ट सक्सेस बिल्ड्स ईगो, ऐसा ही कुछ सद्दाम के साथ भी हुआ। क्योंकि पैसों की वजह से सद्दाम में इतना घमंड आ चुका था कि 20 दिसंबर 1980 को उसने बिना किसी खास वजह के ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी। अब चूंकि इन्हीं दिनों ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया था और अमेरिका को इससे बहुत ज्यादा जलती थी, इस वजह से अमेरिका को ईरान को काउंटर करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका दिखा और उसने सद्दाम को ओपनली सपोर्ट करना शुरू किया। अब देखने में तो ये ईरान इराक जंग चल रहा था, लेकिन अमेरिका ने इसे अपनी डिप्लोमेसी को यूज करके एक सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट किया, जिसके चलते सभी अरब सुन्नी कंट्रीज सद्दाम के सपोर्ट में खड़ी हो गई और सद्दाम को अपने हमसाया कंट्रीज से बहुत ज्यादा सपोर्ट और जंग के लिए कर्जा मिलने लगा। जंग 8 साल तक चली, जिसके चलते ईरान के 10 लाख फौजियों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान अपनी कंट्री को सक्सेसफुली डिफेंड करता है। अब जंग खत्म होते ही सभी अरब कंट्रीज ने सद्दाम से जो दिया हुआ कर्जा था वो वापस वसूलना शुरू किया। अब इन्हीं में से एक छोटी सी कंट्री थी कुवैत। जब कुवैत ने सद्दाम से अपने पैसे मांग लिए, सद्दाम को उनका ये पैसे उधार मांगना कुछ रास नहीं आया और गुस्से में आके उसने कुवैत पर ही हमला किया और सिर्फ 8 दिनों के अंदर पूरे कुवैत को इन्वेड किया। और यही वो गलती थी जिसने सद्दाम को हीरो से एक विलन बना दिया। पूरी दुनिया से इराक पर कुवैत को आजाद छोड़ने का प्रेशर आ जाता है। अब इसी प्रेशर को काउंटर करने के लिए सद्दाम अमेरिका से कहता है कि मैं कुवैत से एक शर्त पर फौज निकालता हूँ। वो शर्त यह है कि इजराइल ने जो इलीगली पैलेस्टीनियन टेरिटरीज को ऑक्यूपाई किया है उनको भी वहां से विड्रॉ करना होगा। यहाँ से आप इमेजिन कर सकते हो कि सद्दाम हुसैन कितना ज्यादा इंटेलिजेंट था, क्योंकि जाहिर है ये एक ऐसी शर्त थी जिसको अमेरिका और वेस्ट किसी भी सूरत में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। और दूसरी तरफ सद्दाम को यह भी भरोसा था कि इसराइल के खिलाफ बोलने से पूरा इस्लामिक वर्ल्ड उसके साथ में आके खड़ा हो जाएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक वो जो पैलेस्टीनियन काज के ऊपर सद्दाम के साथ खड़ी होती हैं और दूसरी वो जो कुवैत पर हमला करने की वजह से वेस्ट के साथ खड़ी हो जाती हैं। अब जब कई पावरफुल इस्लामिक कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया से अमेरिका को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, तो इसी के चलते 16 जनवरी 1991 को अमेरिका अपने एलाइज के साथ इराक के ऊपर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से सरेआम जंग मुसल्लत कर देता है, जिसकी वजह से सद्दाम के बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्मी को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता है। इस अटैक के जवाब में अमेरिका से बदला लेने के लिए सद्दाम बहुत ही खतरनाक प्लान बनाता है। सद्दाम प्लान करता है कि अमेरिका से बदला लेने के लिए अचानक से पूरे इसराइल पर बमबारी की जाए, जिससे इसराइल का पूरा मिलिट्री और गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर झटके में ही खत्म हो जाएगा। अब जैसे ही अमेरिका को इस प्लान के बारे में पता चलता है तो वो इराक के ऊपर एलिगेशंस लगाता है कि उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है जो वो कभी भी अमेरिका या उसके एलाइज के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। और इन्हीं एलिगेशंस को बहाना बनाकर अमेरिका इराक के ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगा देता है। इन सैंक्शंस का इराक की इकोनॉमी पर इतना खतरनाक इंपैक्ट पड़ता है कि इराक जो कल तक वेस्ट को आंखें दिखा रहा था, सैंक्शंस के बाद दुनिया से बेसिक फूड और शेल्टर की भीख मांगने पर मजबूर हो जाता है। अब अमेरिका की लगाई हुई एलिगेशंस की सफाई देने के लिए सद्दाम हुसैन पूरी दुनिया की इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इराक में इनवाइट करता है, जो पूरे इराक में सर्च ऑपरेशन करते हैं और इस बात की गवाही देते हैं कि इराक पे कोई भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन अमेरिका ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट को मानने से इनकार किया, क्योंकि इसराइल पर अटैक का प्लान उसे इतना चुभ गया था कि 2003 में अमेरिका यूएनओ के साथ मिलकर इराक के ऊपर ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से इराक पर फुल फ्लेज्ड वार डिक्लेयर करता है। हमला इतना खतरनाक था कि इराक की मिलिट्री, सद्दाम का प्राइड और इराक का गोल्डन पीरियड हमेशा के लिए मिट्टी में दफन हो जाता है। 19 अक्टूबर 2005 को सद्दाम के ऊपर ट्रायल चलाया जाता है और ट्रायल 3 महीने तक चलने के बाद सद्दाम हुसैन को मौत की सजा सुनाई जाती है। 30 दिसंबर 2006 को ईद उल अजहा के दिन सद्दाम हुसैन को सूरज तुलू होने से पहले ही तख्ते-ए-दार पर लाया जाता है। सद्दाम हुसैन से उनकी आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं, मैं लाइफ टाइम एक मिलिट्री जनरल रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तख्ते-ए-दार पर लटक जाऊं। मैं चाहता हूं कि मेरे जिस्म के ऊपर फौजी वर्दी हो और मुझे एक फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा किया जाए जो मेरे जिस्म को गोलियों से छलनी कर दे। यही मेरे लिए इज्जत की बात होगी। लेकिन सद्दाम की इस आखिरी ख्वाहिश को नकारा जाता है। सद्दाम फांसी के फंदे के पास बढ़ता है और जोर जोर से इराक जिंदाबाद और कलमे तौहीद पढ़ा जाता है। आखिरकार वो खुद अपने गले पर मफलर टांग देता है और उसके गले में जल्लाद रस्सी डाल देता है। सद्दाम के मुंह से भी कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल वही पे होता है कि सद्दाम का रूह उसकी जिस्म से अलग हो चुका होता है।
और उसके मरने के बाद ही सद्दाम की वो बात पूरी हो जाती है जो उसने पहले कभी कही थी कि जब मैं जाऊंगा तो इराक की खुशहाली को अपने साथ ही ले जाऊंगा। तो वो दिन और आज का दिन इराक दुनिया की सभी दहशतगर्द तंजीमों का मरकज बन चुका है। लाखों बेगुनाह इराकी औरतें और बच्चे अमेरिका के जेलों में बिना किसी कन्विक्शन के सड़ रहे हैं, जिनका अब कोई नाम लेने वाला भी बाकी नहीं है। आपको क्या लगता है, अमेरिका ने जो इराक के ऊपर हमला किया क्या वो लेजिटिमेट था या नहीं? क्या इराक के पास सच में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे जिनका आज तक कोई सबूत नहीं मिला? हालांकि अगर होते भी तो वो वेपन्स तो इजराइल के पास भी प्रेजेंट थी, उसके ऊपर किसी ने हमला क्यों नहीं किया? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।